नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज छठ का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। पटना, गया, बनारस, गोरखपुर समेत तमाम शहरों में डूबते सूरज को अर्घ्य देने की बड़ी सुंदर तस्वीरें सामने आई। नदियों के किनारे, तालाबों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे तमाम शहरों में छठ मनाया गया। जहां जहां बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां वहां छठ की छटा दिखाई दी। दिल्ली में भी पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। दिल्ली में भी छठ मनाया गया, लेकिन पाबंदियों के बीच। पाबंदियां लगाई तो गई थी कोरोना के नाम पर, लेकिन जो तस्वीरें आई, लोगों ने जो बताया, उससे ऐसा लगा जैसे छठ मनाने के लिए यमुना किनारे घाटों पर जाने की पाबंदी यमुना की गंदगी पर पर्दा डालने के लिए लगाई गई थी। जो दिल्ली सरकार 48 घंटे पहले तक कह रही थी कि दिल्ली में यमुना साफ है, जहां गंदगी दिखाई दे रही वो ओखला बैराज यूपी में है, आज वही दिल्ली सरकार यमुना में झाग को दबाने की, छुपाने की कोशिश करती दिखाई दी। और कोशिशें भी ऐसी जिन्हें देखकर कभी हंसी आई और कभी दुख हुआ। अब तक हम देखते थे नदी के किनारे खाली टैंकर खड़े किए जाते थे, नदी से वो पानी भरते थे, शहर में ले जाते थे। आज उल्टा हुआ। दिल्ली में आज हमने देखा यमुना के किनारे पानी से भरे टैंकर खड़े थे और नदी में पानी डाल रहे थे। अब तक हम देखते थे धूल न उड़े, पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए टैंकरों से सड़कों पर पानी का छिड़काव होता है। लेकिन आज उल्टी बात देखी। हमने देखा दिल्ली में नदी के पानी पर टैंकर से पानी का छिड़काव हो रहा था। अब तक हम देखते थे कि पर्व त्योहार के मौके पर नदी में बांस और बैरिकेड लगाए जाते थे, जिससे कोई डूब न जाए, कोई ज्यादा गहरे पानी में न जाए। लेकिन आज देखा नदी में गंदे झाग को छुपाने के लिए, झाग को रोकने के लिए बांस के बैरिकेड्स लगाए गए, जालियां लगाई गई। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा और आप भी सोचेंगे गंदगी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूले कौन इजाद करता है। हालांकि जहरीले पानी में, गंदगी के बीच, पाबंदियों के बीच श्रद्धालुओं ने छठ मैया की पूजा की, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सूरज डूबने के साथ अंधेरा होने के बाद यमुना की गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी। यमुना का काला पानी धुंधली रोशनी में छुप गया था। लेकिन जब सूरज उग रहा था, दिन का उजाला था, तो गंदगी भी दिखाई दे रही थी और गंदगी को छुपाने की कोशिश भी दिखाई दे रही थी। आज दिन में दिल्ली में यमुना के किनारे जो कुछ दिखा वो वाकई में हैरान करने वाला था। जो दिल्ली सरकार 5 साल में यमुना को साफ कर देने के वादे के साथ बनी थी, आज उसी सरकार ने यमुना की गंदगी को छुपाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि जो यमुना दिल्ली की प्यास बुझाती है, जो यमुना दिल्ली में वाटर सप्लाई का प्राइमरी सोर्स है, उस यमुना में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर आज ग्राउंड वाटर डाल रहे थे। जो पानी लोगों के पीने के लिए है, उस पानी का छिड़काव यमुना की गंदगी को छुपाने, दबाने के लिए किया जा रहा था। सुबह सुबह जब इंडिया टीवी की टीम यमुना के अलग अलग घाटों पर पहुंची, तो ज्यादातर जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी। कालिंदी कुंज में तो यमुना के घाट पर पूजा की पाबंदी थी। इसके बाद भी सरकार ने यहां पानी का छिड़काव करवाया, जिससे पानी में झाग दिखाई न दे, गंदगी दिखाई न दे। 2 दिन पहले मैंने आपको यमुना के गंदे पानी में, झाग वाले पानी में डुबकी लगाती महिलाओं की तस्वीरें दिखाई थी। जब पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हुई, आलोचना हुई, तो दिल्ली सरकार ने इज्जत बचाने के लिए काम चलाऊ फार्मूला निकाला। घाटों पर झाग न दिखे, झाग वाले पानी से कोई पूजा अर्चना करता दिखाई न दे, इसके लिए आज दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की ड्यूटी यमुना के किनारे लगा दी गई। उन्हें तैनात कर दिया गया। जल बोर्ड के टैंकर्स को यमुना नदी में पानी और केमिकल के छिड़काव में लगा दिया गया। बड़े बड़े पाइप्स के जरिए झाग हटाने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का आदेश है, ऑर्डर है, पानी में जो झाग दिखता है उसे हटाना है। इसके लिए सुबह से शाम तक पानी छिड़का जाएगा। एक वर्कर ने तो यह भी बताया कि टैंकर में वही पानी भरकर लाए हैं जो कॉलोनियों में सप्लाई करते हैं, वो पानी जिसे लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप क्या छिड़काव कर रहे हैं? ये पानी छिड़काव कर रहे हैं झाग मारने के लिए। कहाँ से ऑर्डर मिला है? दिल्ली जल बोर्ड से जी।
और कब तक करेंगे? ये शाम तक करेंगे सर। शाम तक जी। आज भी छठ के लिए क्या तैयारी होगी? तो तैयारी हमारे तो ड्यूटी है इस पे लगा रखी है झाग मारने के लिए बस। नाव कितने चल रहे हैं यहाँ पे? नाव पर ये चलनी है 7-8। 7-8 नाव चल रही है। मैं छिड़काव कर रहा हूँ। ये जो झाग निकल रहा है इसको मारने के लिए हमारी दिल्ली सरकार ने लगा रखा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जी। सरकार कब का है यहाँ? जी, अच्छा, छठ पूजा के लिए स्पेशली हो जाता है? छठ पूजा के लिए। कब तक चलेगा ये काम? ये जब तक खत्म नहीं होगा प्रोग्राम तब तक चलता ही रहेगा। ये किस चीज़ का पानी है? ये बिसलेरी का पानी है जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है पीने खाने के लिए। और जो झाग बन रही है हाँ जी। इसका प्रॉपर क्या उपाय रहेगा? इसका उपाय ये जब तक पानी नहीं बंद होगा, ये गंदा पानी होने की वजह से जो है झाग निकल रहा है। जी। तो पानी आ रही है, हाँ जी। कुछ फर्क पता है इससे? ये आपके सामने फैन तो झाग जो आ रही है उधर से और इधर की तरफ जहाँ हम गाड़ी लगा रखे हैं ये झाग मर रही है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा। पूरी नदी गंदगी से भरी है, पानी काला पड़ चुका है, उसमें घुले केमिकल और गंदगी सफेद झाग बनाते हैं। पूरी नदी के ऊपर सिर्फ सफेद झाग दिखता है और इस झाग को 2 टैंकर पानी से खत्म करने की कोशिश करना ये कैसा मजाक है। ये देखकर किसी को भी हंसी आएगी। जल बोर्ड के कर्मचारी भी जानते हैं इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या करें, ऑर्डर है, ड्यूटी है, करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि पानी की बौछार से झाग को हटाने के बाद पीछे से और झाग आ जाता है, क्योंकि नदी तो बह रही है, पानी चल रहा है, पानी गंदा जरूर है, ठहरा हुआ नहीं है, इसलिए पीछे से आने वाले पानी के साथ झाग दिखाई देने लगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो दिल्ली सरकार ने इसका टेम्परेरी अरेंजमेंट किया। यमुना के पानी में 8 बोट तैनात कर दी। इन नावों पर कुछ लोग डंडे लेकर बैठ गए। ये लोग डंडों से झाग हटा रहे थे। नाव के जरिए पानी में हलचल पैदा करके झाग हटाने की कोशिश कर रहे थे। नावों पर तैनात कर्मचारियों की यही ड्यूटी थी, जैसे ही झाग आए उसे डंडा मारकर हटा दें, फोम को डिस्पर्स कर दें। काफी देर तक दिल्ली सरकार के अफसर और कर्मचारी इस कोशिश में लगे रहे कि चाहे पानी की धार मारें या डंडे मारें, बस यमुना में झाग नहीं दिखना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि सरकार को ऐसा आइडिया किसने दिया होगा कि डंडा मारकर यमुना की गंदगी हटा दे। लेकिन न नाव से झाग हटाने का आइडिया काम आया और न पानी का छिड़काव करने का, क्योंकि नदी के बहते पानी के साथ पीछे से झाग फिर आ जाता था। इसलिए दोनों आइडियाज फेल हो गए। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला सामने आया। साधारण नाव की जगह मोटर बोट तैनात की गई। कम से कम 15 बोट्स यमुना नदी में उतार दी गई। मोटर बोट तेज स्पीड से पानी के ऊपर चलती है, तेजी से सर्कुलर मोशन में घूमती है, जिससे पानी में हलचल होती है और गंदगी से बना झाग खत्म हो जाता है। इन सब तरकीबों का मकसद एक ही था, किसी तरह यमुना का पानी साफ दिखे, कैमरे में पानी के ऊपर झाग न दिखाई दे। वैसे जिस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना की गंदगी को छुपाने की तमाम तरकीबें अपनाई जा रही थी, उस वक्त हमारे संवाददाता सैयद नजीर कालिंदी कुंज में यमुना किनारे मौजूद थे। सैयद नजीर की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि पूरे दिन एक घाट को झाग से फ्री करने के लिए सरकार ने कितनी मशक्कत की, कितनी आइडियाज लगाए। यमुना में बढ़ते प्रदूषण और झाग बनने की घटना के बाद दिल्ली सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई और उसके बाद दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक फैसला किया कि दिल्ली में यमुना घाटों की सफाई की जाएगी। जो झाग बन रहा है उसके लिए बाकायदा 15 बोटों को लगाया गया है और आप यमुना की तस्वीरें देख सकते हैं। कालिंदी कुंज बैराज के पास ये बोटें लगाई गई है और सबसे ज्यादा झाग यहीं पर बनता है। आप देख सकते हैं बाईं तरफ जबरदस्त झाग है और जिस तरह से झाग की तस्वीरें आई थी उसके बाद दिल्ली सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। छठ पूजा है लेकिन डीडीएमए ने छठ पूजा पर रोक लगा रखी है कि यमुना घाट पर कोई भी छठ पूजा नहीं मनाए। दिल्ली सरकार ने बाकायदा छठ समितियों को बुलाकर एक बार फिर से उनको हिदायत दी है कि किसी भी हाल में छठ पूजा नहीं मनाया जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त लगातार बोट लगाई गई है, 15 बोटें लगाई गई है जो यमुना के ऊपर जो फोम जमा है उसको हटाने के काम में लगे हैं। इसके अलावा 2 टैंकर भी मौजूद हैं और टैंकर के जरिए पाइप के जरिए पानी का छिड़काव फोम पर किया जा रहा है, पानी पर किया जा रहा है,
ताकि जल्द से जल्द झाग हटाया जा सके। आप देख सकते हैं जो बोट कर्मी हैं लगातार यमुना में जमे झाग की सफाई करने में लगे हैं। जो फोम बन रहा है, पानी जिस तेजी से बैराज के अंदर आता है उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से फोम बनता है और उसी फोम को हटाने के लिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये बोटें लगाई गई है और झाग हटाने के काम में लगातार लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 टैंकर भी यहाँ मंगाई गई है, उसमें भी केमिकल है और पाइप के जरिए पानी पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द झाग हट जाए, उसको हटाया जा सके। आप देख सकते हैं जैसे ही पानी का फव्वारा झाग पर पड़ता है, झाग खत्म होना शुरू हो जाता है। टैंकर से पानी पर पानी का छिड़काव हुआ, नाव में बैठकर डंडे चलाए गए और मोटर बोट से झाग को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो फिर एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ। पानी के अंदर लकड़ी के बैरियर लगाने का फैसला किया गया। दिल्ली सरकार ने तय किया कि अब बांस से बैरिकेडिंग की जाए। आनंद फानंद में कारीगरों को बुलाया गया। जल्दी जल्दी बांस की जाली वाले पैनल यमुना किनारे मंगाए गए। दिल्ली सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में बांस से बने हुए जाल को लेकर यमुना के घाटों पर पहुंचे। बोट्स के जरिए इन्हें पानी के अंदर उतारा गया और फिर एक किनारे से दूसरे किनारे पर यमुना के बीचों बीच बांस की जाली वाले पैनल लगाए गए। यमुना के बीचों बीच बांस की दीवार खड़ी कर दी गई और यह सब इसलिए हुआ जिससे केमिकल वाला, गंदगी वाला झाग आगे ना आए। इस फॉर्मूले ने थोड़ा काम किया। काफी हद तक पानी पर बह रहे झाग का मूवमेंट रुक गया। जाली के पीछे जो झाग इकट्ठा हो रहा था उसे पानी की बौछार से खत्म किया गया। इससे पानी पर झाग तो कम हो गया, लेकिन पब्लिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो श्रद्धालु यमुना के किनारे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे थे, उन सब ने कहा पानी काला है, पानी में बदबू है, झाग हटाने से क्या होगा। लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह सब कर रही है। सुबह से ही यहाँ पर यमुना के घाटों की सफाई की गई थी। हालांकि यहाँ पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जो झाग आ रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पर घेराबंदी की गई है और रास्ता रोका गया है ताकि झाग दूसरी तरफ नहीं आ सके। यहाँ पर कुछ देर पहले छठ पूजा समिति के लोग भी आए थे ताकि छठ की तैयारी की जा सके, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। 19-20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और पहले यहाँ पे जंगलात हुआ करता था और पहले यहाँ साफ सफाई होती थी, पूरा जंगल हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 साल से अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है क्या नाम है करती है, ये बांस की बल्ली वगैरह जो लगा दिया है इन्होंने ताकि क्या नाम अपनी इज्जत बची जाए। आज जो है छठ पूजा करने की तैयारी करने के लिए जो है क्या नाम कालिंदी कुंज पर काफी संख्या में लोग आए थे और अपनी साफ सफाई भी किए थे, मगर क्या नाम बाद में पुलिस आई है और उनको यहाँ से सबको हटा दिया है। हर साल यही रहती है इसकी सिचुएशन। और कुछ अलग से कुछ नया ऐसा कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे? हर साल की तरह सेम ही है या कुछ ज़्यादा? सेम ही है वैसे, बाकी साल यहाँ पे डेकोरेट करा जाता है पंडाल वगैरह, इस साल कुछ नहीं है, बस ये है। बाकी ये जो गंदगी है हर साल सेम रहती है, कोई नया नहीं है। दिल्ली में कालिंदी कुंज की तरफ से जो लोग छठ मनाने के लिए यमुना किनारे पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया। पानी के ऊपर झाग को अलग अलग तरीकों से दबा दिया गया, लेकिन गंदगी तो कम नहीं हुई, पानी तो साफ नहीं हुआ। और पानी कितना गंदा था इसका अंदाजा सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर लग गया। कालिंदी कुंज दिल्ली में है, फिर ओखला बैराज है। जब यमुना नदी बैराज के इस पार आती है तो यूपी शुरू हो जाता है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी कालिंदी कुंज तक की है। वहां तक दिल्ली सरकार ने यमुना में झाग नहीं दिखने दिया, लेकिन जैसे ही ओखला बैराज में यमुना का पानी कुछ फीट की ऊंचाई से गिरकर आया, यूपी में पहुंचा, तो जो झाग छुपाया गया था वो फिर सामने आ गया। और चूंकि ओखला बैराज के पास यमुना के किनारे छठ मनाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए सैकड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। सबने झाग के समंदर में डुबकी लगाई और यमुना के काले मैले पानी से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य देवता से क्षमा प्रार्थना की, माफी मांगी। इस पाप के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और फिर यह कहा अब सरकार से क्या उम्मीद करें, अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार करे तभी कुछ हो सकता है। यमुना नदी की कैसी स्थिति है, लोग मजबूर हैं क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो गंदगी के जो झाग हैं वो इस वक्त पूरी यमुना
नदी के अंदर फैले हुए हैं कालिंदी कुंज में, लेकिन लोगों के लिए आस्था का सवाल है। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हर साल जब भी छठी मैया का त्योहार आता है, लोग पूजा करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर करनी चाहिए ताकि जो ये गंदगी है वो यहाँ से साफ की जा सके। तमाम यहाँ पर लोग हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो ये सुनने में आया कि जहरीला झाग है ये, तो है ना, तो कितने लोगों को सरकार से तो कुछ तो करना चाहिए ना, इसके लिए सफाई होनी चाहिए इसकी, लेकिन किए नहीं है। तो सरकार को तो पता है जमुना जी आएंगे ही, लोग आज 2 साल के बाद आ रहे हैं, अभी कोई कुछ सफाई नहीं है। पहले से होना चाहिए, आज के करने से क्या होगा सर, और रात की बात है, फिर सवेरे होगा, अब कहानी साफ करवाना चाहिए था। 1 साल का गैप भी मिला था उन लोगों को, तो उसमें तो करना ही चाहिए था इन लोगों को। सब गंदगी देखिए, ये ऐसे भगवान की कौन पूजा करता है, आप बताइए। ये सरकार का काम है कि नहीं, होता है कि नहीं? ये आप गंदगी देखिए, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा पूजा कैसे करें। खुद ही आप लोगों को झाग हटाना पड़ रहा है, आप खुद देखिए ना गंदगी। लोगों की नाराजगी तो जायज है। साल भर के इंतजार के बाद एक बड़ा और पवित्र त्योहार आया है, अगर वो भी ठीक से न मना पाए, पूजा के लिए साफ पानी नसीब न हो पाए, तो लोग क्या करें, किससे कहें, कहां जाएं? ये देश की राजधानी है। दिल्ली सरकार क्या कहती है, ये मैंने आपको 2 दिन पहले डिटेल में सुनवाया था, उनके तर्क सुनवाए थे। दिल्ली सरकार के मंत्री और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष यमुना में गंदगी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो आज हमने एक बार फिर हरियाणा और यूपी की सरकार से पूछा, आखिर यमुना को साफ क्यों नहीं करते? इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने कहा, यूपी वाले तो यमुना में दिल्ली से आई गंदगी को साफ करते हैं, यूपी में आकर यमुना साफ हो जाती है। दिल्ली में यमुना सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में यमुना करीब 900 किलोमीटर बहती है, लेकिन दिल्ली सरकार 22 किलोमीटर के स्ट्रेच को साफ नहीं रख पाती। उल्टे दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला हो जाता है, यमुना नाला बन जाती है। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय यमुना का कीचड़ साफ करें, इससे यमुना का भी कल्याण होगा और दिल्ली वालों का भी भला होगा और केजरीवाल को भी लाभ होगा। पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने जमुना जी को भी गंदा किया है, नहर को भी गंदा किया है, प्रदूषण भरपूर तरीके से फैलाया है। उसमें दिल्ली के लोग भी बीमार हो रहे हैं, हरियाणा के लोग भी बीमार हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग भी बीमार हो रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो दिल्ली सरकार के ऊपर है। अनावश्यक आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको देखना है तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, वजीराबाद से पहले जमुना जी बहुत थोड़ी दूर तक बागपत में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आती है, और बागपत में आप रिपोर्टर को भेज करके देखिए कि जमुना जी कितना नीला नीला पानी, एकदम पवित्र स्वच्छ जल, निर्मल जल आपको दिखाई पड़ेगा। और जैसे बॉर्डर पर वजीराबाद को जमुना जी क्रॉस करती है, एंट्री करती है, वैसे जमुना जी काली हो जाती है। अब दिल्ली की सरकार चलाने वाले लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, अब दिल्ली में जाकर के तो उत्तर प्रदेश की सरकार सफाई नहीं करेगी। ओखला बैराज जो बना है वो भी दिल्ली में ही है। ओखला बैराज का मेंटेनेंस मैं करता हूं, ओखला बैराज से पानी मैं देता हूं, लेकिन ओखला बैराज में एसटीपी मैं नहीं लगाता हूं। एसटीपी की जिम्मेदारी जितने नाले आ रहे हैं और दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको रोकने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। तो कम से कम दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। कोई काम नहीं किया और छठ की पूजा पे, पवित्र पूजा पे इतनी बड़ी झूठ बोल करके लोगों को बता रहे हैं कि नहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार। तो अगर वो गद्दी छोड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार पे दिल्ली संभाले, दिल्ली भी अपना देखेगी, दिल्ली की सरकार भी चलाए। ये बात तो सही कि यमुना दिल्ली से यूपी में आती है, इसलिए यह कहना कि यूपी वाले दिल्ली की यमुना को गंदा कर देते हैं तो ठीक नहीं है। लेकिन यह सही है कि यमुना हरियाणा से दिल्ली में आती है। दिल्ली सरकार का इल्जाम है कि हरियाणा यमुना में इतनी गंदगी छोड़ देता है कि उसे साफ करना मुश्किल है। हरियाणा सरकार यमुना में कम पानी छोड़ती है, बहाव रुक जाता है, यह भी इल्जाम है, इसलिए गंदगी बढ़ जाती है। इसलिए सवाल हरियाणा के नेताओं से पूछने चाहिए। और बात सही है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। हमने हरियाणा के नेताओं से बात की। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि केजरीवाल को इल्जाम लगाने के सिवाय कुछ नहीं आता। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की तरफ से तो साफ पानी आता है, लेकिन दिल्ली में जाकर पानी प्रदूषित हो जाता है। केजरीवाल जी झूठ बोलने में सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। ये जो 22 नालों से 2500 क्यूसेक पानी दिल्ली का ही यमुना में पड़ रहा है। जो पानी यमुना में आता है
वो पानी तो वजीराबाद में रोक दिया जाता है। केवल 50 क्यूसेस पानी यमुना में आता है, वो भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेश से आता है। और जो दिल्ली का पानी है वो पहले ही मुणक से CLC से 1050 क्यूसेस ये नहर के माध्यम से ले लेते हैं, तो वो पानी आएगा कहाँ से? जो यमुना का पानी तो पहले ही ये नहर के माध्यम से अलग से ले जाते हैं, और जो यमुना का मेन चैनल है उसमें केवल 50 क्यूसेस पानी प्रतिदिन छोड़ा जाता है लगातार। और वो पानी वजीराबाद में इन्होंने वहां अपना वो बनाया हुआ है, बैराज वहां रोक लेते हैं। एक घूंट भी पानी दिल्ली में उसमें से जाता नहीं है। दिल्ली में जो यमुना में पानी है वो जो है वो दिल्ली का ही पानी है, 2500 क्यूसेस गंदा पानी जो CLC नहर के माध्यम से हम ताजा और फ्रेश पानी देते हैं इनको, उस पानी को गंदा करके यमुना में डालते हैं दिल्ली वाले। जो पानी खेती के काम आने लायक भी नहीं बचता, ऐसा गंदा करके दिल्ली उसको देती है। और एक बड़े जो सीवर की सफाई का जो योजना दिल्ली सरकार ने स्वीकार की है, वर्षों से उसको आगे बढ़ाती जा रही है, उसको कर नहीं रही। तो अपना जो इनका पाप है छठ के महापर्व पर उसको स्वीकार करें और हरियाणा पर ना डालें। तथ्य ये हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यूपी और हरियाणा का पक्ष मैंने आपको सुनवाया, अब एक पक्ष और रह गया, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य सरकारों की मदद करे। अगर दिल्ली सरकार के संसाधन यमुना को साफ करने में कम पड़ रहे हैं तो केंद्र सरकार को दिल्ली की मदद करनी चाहिए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि केंद्र सरकार भी यमुना की सफाई में जी जान से जुटी है। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा, यूपी और दिल्ली की सरकार मिलकर यमुना की सफाई पर 5000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार ने भी नमामि गंगे परियोजना के तहत यमुना की सफाई के लिए 3900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। लेकिन यमुना का क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। इससे सवाल तो केंद्र सरकार से भी बनता है। गजेंद्र सिंह शेखावत देश के जल शक्ति मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया आखिर वजह क्या है, कहां कमी है, दिल्ली में यमुना साफ क्यों नहीं होती, ये हजारों करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं। शेखावत ने कहा कि न पैसे की कमी है न संसाधन की, सवाल इच्छा शक्ति और नियत का है। केंद्र सरकार तो दिल्ली सरकार की पूरी मदद कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है। अरविंद केजरीवाल सरकार की अकर्मण्यता, उनके दिल्ली जल बोर्ड जो इसकी कार्यदायी संस्था है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसकी अकर्मण्यता, उसके उदासीनता, उसके कारण से ही ये परिस्थितियां बनी है। और दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मुखिया केवल झूठ बोल करके अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों को सर पर फोड़ करके और इससे पाक साफ निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो क्लीन यमुना का उनका दावा था, ये केवल और केवल यमुना के पानी तक ही नहीं, कि अगर बात करूं तो ये विफलता तो आप और मैं हम सब लोग देख ही रहे हैं। और वो भी तब जब भारत सरकार ने इनके प्रोजेक्ट्स पर पैसा दिया है। भारत सरकार ने इनके जो स्टेट प्रोजेक्ट था उसमें भी 50% कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से रेट्रोएक्टिव फिटिंग में, रेट्रोएक्टिव फंडिंग के आधार पर दिया है। जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया था उन प्रोजेक्ट्स में अधिकांश में काम प्रारंभ नहीं हुआ है। जिनमें काम प्रारंभ हुआ है वो टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं। जिनमें काम आवंटित हो जाना चाहिए था वो आवंटन 2-2 साल से अटके हुए हैं। जो आवंटन हो गया वहाँ साइट सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन्होंने ऐसे ही एक जो है हवाई किला, इस तरह का डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको लेकर के दिया। एनजीटी में उसकी रूपरेखा एनजीटी के सामने रखी है। मुझे लगता है शायद वो न्यायालय को भी ठगने की मंशा उनकी थी, जैसे वो दिल्ली के लोगों को ठगते हैं। और उन्होंने वो उस मंशा के साथ में प्रोजेक्ट्स दिए। न उन प्रोजेक्ट्स का कहीं ज़मीन था, न उसके लिए लैंड अवेलेबल थी। लैंड अवेलेबल थी तो उस प्रोजेक्ट्स पे ठीक से काम करने की अनुमति नहीं मिली। और आज 3-3, 4-4 साल बीत जाने के बाद में भी आज भी उनमें काम प्रारंभ नहीं हो पाए। ये इस बात का परिचायक है कि दिल्ली की सरकार और सरकार के मुखिया केवल झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। यूपी, हरियाणा और केंद्र सरकार सबकी बात आपने सुनी। सब कह रहे हैं केजरीवाल काम नहीं करते, केजरीवाल सिर्फ बातें करते हैं, केजरीवाल सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। तो मैं आपको केजरीवाल का जवाब भी सुनवाऊंगा, उन्होंने क्या कहा ये बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि छठ के मौके पर यमुना की गंदगी पर सियासत कैसे हुई। सियासत का मौका केजरीवाल ने दिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना का हवाला देकर दिल्ली यमुना के सभी घाटों पर छठ मनाने पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि 800 आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं। पब्लिक इन घाटों पर जाकर सूर्य भगवान की आराधना करे, छठी मैया की पूजा करे। चूंकि मामला आस्था का है, विश्वास का है,
इसलिए बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि छठ की पूजा तो घाट पर ही होगी। बाहरी दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा अपने सपोर्टर्स के साथ दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने बैरिकेड हटा दिए और इसके बाद वो यमुना किनारे पहुंचे। चूंकि पूर्वांचल के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां पहले से इकट्ठा हो चुके थे, प्रवेश वर्मा के साथ वो भी यमुना के किनारे पहुंच गए। लोगों ने कहा कि केजरीवाल उन्हें पूजा करने से रोक रहे हैं, अब चुनाव में वो केजरीवाल को कुर्सी पर बैठने से रोकेंगे। ये हमारा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। बिल्कुल आकाश के नीचे गंगा जल में खड़े होकर मनाते हैं। और दिल्ली के अंदर अगर सच में आप लोगों को क्या बाहर रोका गया था? क्योंकि बिल्कुल हमें रोका गया था। सरकार हमारे जीने पे और मरने पे ना रोक नहीं लगा सकती है। हम सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और ये त्यौहार जो होता है वो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे किया जाता है। तो इसलिए हम लोग जब किसी चीज पे रोक नहीं है, ना स्कूल के लिए रोक है, ना कॉलेज में रोक है, ना किसी अन्य समुदाय के किसी त्यौहार को मनाने के लिए रोक है। दिल्ली में मॉल के लिए रोक नहीं है। दारू की दुकानों पे आप देखे जाके कितनी बड़ी लाइन लगती है। तो इस छठी मैया का जो कि स्वच्छता का एक त्यौहार है, स्वच्छ रहने का त्यौहार है, जिसके अंदर खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, खुद ही हर चीज के पैमानों को तय किया जाता है। तो आज पता नहीं क्यों इसके अंदर इन्होंने आने से हमें रोक दिया। ये सब बकवासबाजी है। उनको मॉल खोलने के लिए, लोकल बाजार खोलने के लिए, शराब का ठेका खोलने के लिए और पूरे गाड़ियां चल रही है फुल पैसेंजर के साथ में, उसके लिए कोई तरह का मतलब डिस्टेंसिंग का और उसका ये नहीं है। हम जो है किसी भी हालत में इस पर्व को मनाएंगे ही मनाएंगे। उनको ये मतलब ये हमारे चीज़ को रोकने के लिए जो है वो तैयार हैं। वो एकदम हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पूर्वांचलियों का वोट उनको चाहिए सिर्फ। आम लोग की नाराजगी समझ में आती है। अगर त्योहार मनाने से रोका जाएगा तो इसी तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन मौका मिला तो प्रवेश वर्मा ने इस पूरे मौके का सियासी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल माइनॉरिटी वोटों के चक्कर में हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। जब उन्होंने कहा हम यहाँ पर नहीं मनाएंगे छठ पर्व, यहाँ पर प्रतिबंध होगा, तो हमने पूछा क्यों होगा जब हजारों पर, तो यहाँ पर क्यों नहीं मनाएंगे? तो उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने माँ यमुना की सफाई नहीं करी, यहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया। तो लाखों लोग आएंगे, उनको इसकी हकीकत पता लगेगी तो अरविंद केजरीवाल की पोल खुलेगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, ये कोई दिवाली तो है नहीं कि कोई अपना पटाखे छुड़ाने हैं, कोई अपना पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। यूपी का चुनाव आने वाला है और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उसको अल्पसंख्यक समुदाय का वोट मिले, तो हिंदुओं के त्योहारों को कुचल दो। ना दिवाली कोई मनाए, ना दुर्गा पूजा कोई करे, ना कोई अपना गणेश पूजा करे, ना कोई छठ मनाए। और वो उत्तरांचल जाके चुनाव कर रहा है, वो अपना पंजाब में प्रचार कर रहा है, उसको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। क्या दिल्ली के लोग कैसे भुगत रहे हैं उसको कोई चिंता नहीं है। पूर्वांचल के एक लोकप्रिय स्टार और बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने आज सोनिया विहार इलाके में यमुना घाट पर छठ मैया की पूजा की। उन्होंने भी दिल्ली सरकार के आदेश को तोड़ा, यमुना के किनारे गए और पूजा की। और इसके बाद मनोज तिवारी ने यह कहा कि केजरीवाल सरकार ने छठ त्योहार में लोगों की आस्था को कुचलने का काम किया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की प्रतिबंध लगाई गई है ना। यहाँ से थोड़ी दूर पहले हरियाणा में भी छठ हो रहा है, यहाँ से थोड़ा दूर बाद नोएडा में भी छठ हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में छठ नहीं हो रहा है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार को कहीं से प्रतिबंध लगाना होता तो पूरे देश में लगाती। हम सभी ने लगातार प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाए, कहे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने प्रतिबंध हमने तोड़ा, लेकिन उनको जो कुचलना था आस्था को कुचल दिए। वरना यहाँ लाखों लोग छठ घाट के किनारे होते, आज वो अपने घरों में बैठकर रो रहे हैं। छठ मैया की पूजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की, लेकिन इन सारे आरोपों पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोले। सिर्फ इतना कहा, त्योहार का मौका है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको हंसी खुशी से मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं,
इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे उस पार्टी के हों, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। ये वक्त राजनीति का और तू मैं का नहीं है। और मैं सब लोगों की सुख की कामना करता हूँ, सब विरोधियों के भी सुख की कामना करता हूँ, उनकी सबकी खुशी की और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। केजरीवाल की बात सही है, ऐसे मामलों में सियासत में नहीं पड़ना चाहिए, राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में यमुना का पानी कितना गंदा है ये तो पूरी दुनिया के सामने है। इस बात से तो केजरीवाल भी इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली में यमुना नदी नहीं नाला बन चुकी है। यमुना के जिस पानी में आज लोगों ने मजबूरी में डुबकी लगाई, उस पानी से चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, आचमन भी नहीं करेंगे, डुबकी तो दूर पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वैसे भी लोगों को यमुना के घाट पर जाने से रोकना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। और दुख की बात है कि छठ तो पवित्रता और आस्था का पर्व है। इस व्रत में साफ सफाई और शुद्धता सबसे ज्यादा मानी जाती है। नदी के पवित्र जल से स्नान करके, नदी के शुद्ध पानी से घर को पवित्र करके, नदी के साफ पानी से प्रसाद बनाकर ही छठ का व्रत शुरू होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीती और ये एक कठिन व्रत है। ये प्रकृति की, पर्यावरण की उपासना का पर्व है। इस पर्व की शुरुआत नाले जैसे गंदे पानी में डुबकी लगाकर करना पड़े और डूबते सूर्य को अर्घ इसी गंदे पानी से देना पड़े, इससे ज्यादा त्रासदी, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली से आई, लेकिन छठ का पर्व तो पूरी दुनिया में मनाया गया। जहां जहां पूर्वांचल के लोग बसे हैं, वहां आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। मैं आपको कुछ अच्छी तस्वीरें भी दिखा देता हूं। असम की राजधानी गुवाहाटी से छठ पूजा की शानदार तस्वीरें आई। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के किनारे हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए और डूबते सूर्य को अर्घ दिया। लोगों का कहना है कि आमतौर पर असम में पहले इतने बड़े पैमाने पर छठ पूजा नहीं मनाई जाती है। पहले त्योहार मनाते हुए डर लगता था, बाहर निकलने में संकोच होता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। इसलिए हजारों लोग गुवाहाटी में छठ मनाने घरों से बाहर निकले, धूमधाम से पर्व मनाया। असम में जैसे स्टार्टिंग छठ पूजा, कुछ बुजुर्ग लोग भी हम लोग को कुछ बताए थे कि जब एक छोटा सा आयोजन किया गया था, उस टाइम में डर का एक माहौल बना हुआ था। लेकिन उसी को तौर पे आज मोटा मोटी 300 साल पूर्व आज का अगर छठ पूजा देखेंगे तो शायद अनुमान मैं जो लगाता हूँ, दिल्ली का छठ पूजा, पटना का छठ पूजा, ये असम गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के घाट पे शायद ये फैल कहा जाएगा। और हमारे जो अभी यहाँ पे जो समन्वय की तौर पे जो छठ पूजा होता है, इसमें कोई धर्म नहीं होती है। हम लोग बहुत खुश है छठ पूजा के लिए और बहुत मन अच्छा लग रहा है छठ पूजा करके। पिछली बार तो कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। माँ से आशीर्वाद करते हैं कि हमेशा ऐसे ही करें। अच्छी बात है, असम में बसे पूर्वांचल के लोग बेखौफ होकर खुशी से छठ मना रहे हैं और इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलना चाहिए। हालांकि एक जमाना था जब छठ का पर्व सिर्फ बिहार और पूर्वांचल तक सीमित था, लेकिन अब सिर्फ असम नहीं, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग इलाकों में छठ मनाया जा रहा है। ये सिर्फ राज्यों की बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से लेकर लंदन तक छठ की छटा दिखाई देती है। मेलबर्न में बिहार झारखंड सभा के मेंबर्स ने त्योहार को सेलिब्रेट किया। मेलबर्न में एक झील के किनारे, एक लेक के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी तरह लंदन में भी कई घरों में छठ का पर्व मना। ये वीडियो लंदन के वेम्बली इलाके में एक फैमिली ने इंडिया टीवी को भेजा है। आप देखेंगे कि पूरा परिवार छठ का प्रसाद तैयार करने में लगा है। ठेकुआ बनाए जा रहे हैं। ये छठ के प्रसाद में सबसे जरूरी पकवान होता है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में भी बिहार से ताल्लुक रखने वाले परिवार इकट्ठा हुए और एक दूसरे को छठ की शुभकामनाएं दी। हमारी संस्कृति प्रकृति के सम्मान और पर्यावरण की रक्षा का संदेश देती है। दुनिया में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां धरती को रोशनी देने वाले सूरज की पूजा होती है। हम ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों को मां का दर्जा देते हैं। छठ का पर्व भी पर्यावरण की पूजा का पर्व है।
मुझे यकीन है कि दुनिया में जिसने भी दिल्ली में यमुना का हाल देखा होगा, उन सब लोगों ने छठ मैया से यही प्रार्थना की होगी कि यमुना का उद्धार करे, अगले साल छठ पर यमुना का हाल ऐसा ना दिखे। वैसे मैं आपको एडवांस में बता दूं कि यमुना में पॉल्यूशन की ये राजनीति और ये चर्चा सिर्फ 2-4 दिन की है। अब सियासत पराली से पॉल्यूशन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे छठ पर दिल्ली में यमुना की गंदगी पर राजनीति हो रही है, वैसे ही दिवाली के साथ पराली के प्रदूषण का सीजन शुरू हो जाता है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी और उत्तराखंड तक पराली से हवा पॉल्यूटेड होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बजाय, इस पर चर्चा करने के बजाय सारी पार्टियां सियासत में जुट जाती हैं। प्रॉब्लम की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने में पूरी ताकत लगा देती हैं। कंपटीशन इस बात का नहीं होता कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। कंपटीशन इस बात का होता है कि अपने राइवल को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। और ये किसी एक पार्टी या किसी एक स्टेट की बात नहीं है। आप किसी भी सरकार के मंत्री से सवाल पूछें तो जवाब दूसरों पर उंगली उठाने वाला मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के मुंह से तो आप कई बार सुन चुके होंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन हरियाणा और पंजाब की वजह से होता है। पंजाब की सरकार क्या कहती है, ये पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा से सुन लीजिए। दिल्ली की सरकार आरोप दोष लगाती है। अगर दिल्ली की सरकार के मुताबिक चल जाए तो पंजाब तो सबसे माड़ा स्टेट बन जाए। जहाँ तक सवाल है एनजीटी की रिपोर्ट का, आप खुद उसके गवाह हैं, आप खुद अखबारों में पढ़ा है एनजीटी की रिपोर्ट के। पिछले साल से 51% कम स्टबल बर्निंग हुई है। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। अगर पिछले साल से 51% कम है, इसका मतलब अगले साल और भी कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार तो ये भी कह रही है कि हम दिल्ली का मॉडल पंजाब को देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं पंजाब मॉडल दिल्ली में देना चाह रहे हैं। दिल्ली के हिसाब से मत चलिए। पंजाब खुद क्षमता रखता है, क्योंकि पंजाब वो सूबा है जिसने मेहनत काश के तहत अपना नाम देश में रोशन किया। पंजाब के कृषि मंत्री का दावा है कि पंजाब में पराली जलाने के मामले आधे हो गए हैं। पराली जलाने में 51% की कमी आई है। लेकिन पिछले 15 दिन से हर रोज पंजाब से खेतों में जलाई जा रही पराली की भयानक तस्वीरें आती हैं। सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। रणदीप सिंह नाभा से पूछेंगे तो कहेंगे ये सारे मामले 49% में हैं, 49% में हैं। अब कोई मैपिंग करने तो नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ गांवों में किसानों ने मिलकर पराली न जलाने का फैसला जरूर किया। इन गांवों को छोड़कर बाकी पंजाब के ज्यादातर इलाकों में पराली पहले की तरह जल रही है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से फतेहगढ़ तक गए। रास्ते में ज्यादातर इलाकों में पराली का धुआं दिखाई दिया। पुनीत ने कई जगह खेतों में रुककर वहां की तस्वीरें भेजी। कुछ जगहों पर किसानों से बात की, पूछा आखिर क्या मजबूरी है, पराली क्यों चलाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहगढ़ साहिब के एक खेत में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ये पराली को आग लगाई गई है। दरअसल पराली जो है वो सबसे पहले अगर हम आम भाषा में आपको बताएं कि पराली कैसे बनती है, तो पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में जो कटाई थी इसकी वो दातरी से होती थी। तो लिहाजा ये जो हिस्सा है इसी को पराली कहते हैं। और दातरी से जब कटाई होती थी तो ये बिल्कुल नीचे से काटी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि मशीनी युग आ गया है तो इसकी कटाई जो है वो मशीन से की जाती है, जिससे ये हिस्सा जो है वो बच जाता है। यही पराली है। और इसी से इसको काटने के लिए हालांकि साधन कई हैं, लेकिन यहाँ पर मशीनों का अभाव है, जिसके चलते किसान के पास जो सबसे आसान तरीका रह जाता है वो है इसको आग लगाना। अक्टूबर और नवंबर में किसान को रबी की फसल की बुआई के लिए खेत खाली करना होता है। इसलिए किसान जो हैं वो खेत में लगी हुई पराली को जमीन से काटने की बजाय उसमें आग लगा देते हैं, जिससे खेत खाली हो जाता है और गेहूं या अन्य फसल की बुआई कर दी जाती है। पुनीत ने किसानों से भी बात की। किसानों की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे सरकार, अफसर, नेता और राजनीतिक दल सबके सब किसानों पर जिम्मेदारी डालकर पराली की प्रॉब्लम से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। किसानों की बात, उनकी दिक्कत कोई समझना नहीं चाहता, उनकी समस्या कोई नहीं सुनता। किसानों ने जो बात बताई उसे ध्यान में रखना जरूरी है। सॉल्यूशन उसी से निकल सकता है। असल में पराली को जलाने के पीछे किसान की मजबूरी है, पूरा अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है। अब तक तो सिर्फ ये कहा जाता है कि पराली जलाई जा रही है, लेकिन ये आधा सच है।
पूरा सच है कि सिर्फ कुछ किस्मों के धान की पराली जलाई जाती है। हकीकत यह है कि बासमती धान की कटाई हाथ से होती है। 1 एकड़ बासमती धान काटने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है और उसकी जो पराली बचती है वो 5 से 7 हजार में ही बिक जाती है। इसलिए किसान बासमती धान की पराली नहीं जलाते, इसे बेचते हैं। लेकिन धान की जो दूसरी किस्में हैं जैसे कि परमल और पूसा, इनकी कटाई मशीन से होती है। धान की इन किस्मों की पराली बहुत कम रेट में बिकती है। अगर किसान इन किस्मों की पराली काटें तो 1 एकड़ धान की पराली को काटने में, खत्म करने में 3,000 रुपए का खर्च आएगा, जबकि उससे कोई 500 रुपए में भी नहीं खरीदता। इसीलिए किसान कुछ किस्मों की धान की पराली जला देते हैं और खासकर वो किसान जो छोटी जोत वाले हैं, जिनके छोटे खेत हैं। और मुश्किल यह है कि पंजाब के ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं। पंजाब के किसानों से बात की जाए तो ज्यादातर किसान कहते हैं कि उन्हें पराली जलाने का शौक नहीं है, वो मजबूरी में अपने खेत में माचिस की तीली दिखाते हैं। किसान जेड़ा भी अग लाउंदा ना वो बिना मजबूरी ते नहीं लाउंदा। किसान दी ये मजबूरी बनी खड़ी है कि किसान इस नूं अग लावे, क्योंकि आ तुहाडे सामने हैगे आ ट्रैक्टर खड़ा है। सरकार कहंदी असीं सबसिडियां दित्तियां, जेड़ा मर्जी जंतर दे देवे, जेड़ा मर्जी बेलर दे देवे, जेड़ा मर्जी हैप्पी सीड दे ट्रैक्टर खिੱਚ नहीं सकदा। हुण 2-4 किੱਲੇ वाला किसान आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ। 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80-85% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 80-85% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਆ ਹਵਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵਾਹ ਉੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। पर मजबूरी है, तो हल ही कोई नहीं। किसानों की बात सही तो लगती है, उनकी दिक्कतें कोई सुनने को तैयार नहीं है, उनकी बात कोई समझने को तैयार नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि पंजाब के कुछ गांवों में किसानों ने तमाम दिक्कतों के बाद भी पराली न जलाने का फैसला किया। फतेहगढ़ साहब के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर किसान पराली को जलाने के बजाय उसे पुराने तरीकों से काटते हैं। हालांकि इन किसानों का कहना है कि अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे तो पराली का काम आसान हो जाएगा। एनजीटी ने पराली न जलाने पर किसानों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने को कहा, लेकिन किसानों का कहना है कि पंजाब की सरकार ने उन्हें एक पैसा नहीं दिया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हिस्से का पैसा राज्य सरकार को न दे, सीधे किसानों के खातों में भेजे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कितने साल हो गए आपको कि आप पराली को आग नहीं लगा रहे हैं? हमको 5 साल हो गए, 2017 से हम आग नहीं लगा रहे इस एरिया में। ये हमारा एक गांव नहीं है, हमारे 2-3 गांव है इस आसपास एरिया में, हम आग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी। हमने सरकार से बहुत बेनती किया अभी पराली के लिए प्रबंधन हमारे मशीनों का किया जाए, पर सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। इस साल भी हमने डिप्टी कमिश्नर के पास गए। इस एरिया में जो मिट्टी है इसमें सिर्फ बेलर मशीन ही चल सकती है और कोई मशीन नहीं चल सकती। जैसे कि आपको पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 2500 रुपया किसानों को कहने 1 एकड़ के लिए कहा है कि जो कभी नहीं मिला। एनजीटी तो कह रहा है कि 1 एकड़ का 2500 रुपया दो, पर सरकार ने आज तक एक पैसा भी नहीं दिया। और कितने एकड़ तक का कहा हुआ है, कितने एकड़ तक का मुआवजा देने की बात की? एनजीटी ने 5 एकड़ तक कहा है, वो तो अभी तो किसी को 1 एकड़ वाले को भी नहीं मिला अभी तक। सर देखो, जैसे हम आग लगाते हैं, हम जो अवशेष होते हैं पराली के, एक डब्बी की तीली को आग लगा के इसको फूंक देते हैं, सीधा खेत की वहाई करो और सीधा ड्रिल करें, 500-700 रुपए एकड़ में हम इसकी कण की बजाई कर लेते हैं। आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। अगर हम इसकी आग नहीं लगाते, आप देख सकते हैं पहले तो इसको अवशेष निकाले, उसका 1500-1600 रुपया लेबर ने खर्चा लिया, उसके बाद 3-4 बार वहाई किया, अब इसको सुहागा बज रहा है, उसके बाद फिर 2-3 बार वहाई करेगा, फिर सुहागा मारेगा, कम से कम 3000 पर एकड़ इसका तैयार करने का खर्चा आ जाता है। उसके बाद बिजाई का एक्स्ट्रा खर्चा है, खर्चा बहुत है, छोटा जिम्मेदार इसको एफर्ट नहीं कर सकता। तरीका तो मेरे सामने एक डब्बी की तीली है सब तो मेन, जो सरकार मत नहीं देती फिर तो मजबूरी ने हरेक जिम्मेदार अग ला दिंदा। सरकार को चाहिए वध तो वध मान लो साडे एरिया में खास करके मैं कहना बिजली का प्रोजेक्ट लेना जाए तो गन्ना बनाया जाए तो पराली की समस्या हल हो जाएगी। बेलर सिस्टम सब तो सस्ता है जी। पराली काट कर हम रखें कहाँ, उसका फायदा ही नहीं है कोई।
फैक्ट्री है नहीं यहाँ पर, फैक्ट्री कोई है नहीं, बेच हम नहीं सकते। पशु इतने लोगों पंजाब में कम होते जा रहे हैं, डेयरी विभाग जितने डेयरी फार्म बनाए सब कुछ फेल होता जा रहा है, उसकी वजह पराली को करें क्या, ये भी बता दो ना। मुश्किल है कि हमारे यहाँ विरोधी दलों के नेताओं या सरकार के मंत्री सब के सब सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं बताता। सवाल यह है कि पराली की समस्या से निजात पाने का रास्ता क्या है। तो मैंने इस सवाल पर एक्सपर्ट से बात की तो पता चला कि साइंटिस्ट ने कुछ तरीके इजाद किए हैं, कुछ डिकम्पोजर बनाए हैं जो पराली को खेत में ही डिकम्पोज कर देते हैं। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने इसी तरह का एक डिकम्पोजर बनाया है। सरकार ये डिकम्पोजर किसानों को दे रही है। कई इलाकों में किसान इसका इस्तेमाल करके पराली को खेत में ही नष्ट कर रहे हैं। पराली को बिजली बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोयले से चलने वाले कुछ बिजली घरों में पराली को भी मिलाकर बिजली बनाई जाती है। पराली को चारे के रूप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा से राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों को पराली चारे के तौर पर भेजी जा रही है। पंजाब में पराली से गत्ते बनाए जा रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जो खेत से ही पराली खरीद लेती हैं और फिर ये पराली गत्ता बनाने वाली कंपनियों को बेच देती हैं। इस वक्त हम एक ऐसी ही फैक्ट्री में हैं जहां पर पराली जो है आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जो गट्ठर हैं पराली के वो यहां पर लाए गए हैं ट्राली में लादकर, और यहां पर इस पराली से गत्ता बनाया जाता है। उसके अलावा भी कई और भी विकल्प है, पराली से बिजली भी बनाई जाती है, लेकिन इस वक्त हम आपको यहाँ पर एक गत्ता फैक्ट्री में लेकर आए हैं। कितना यहाँ से जो है आप पराली खरीदते हैं किसानों से? हम किसानों से जी हम साल में 1500 से 2000 क्विंटल तक पराली खरीद लेते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, 120 रुपये क्विंटल तक, मतलब कि जो सूखा पराली है बना हुआ 120 रुपये क्विंटल तक खरीद लेते हैं जी। इससे हम मतलब कि इसमें बोरी डालते हैं, गला हुआ बोरी, और पुराना गत्ता होता है जो डिस्पोजल, और उसके बाद पराली डालते हैं 20-25%। फिर उसके बाद इसके तीनों को पीस के जी बीटिंग करके इससे गत्ता बनाया जा रहा है। अच्छा, ये आप सीधा किसानों से खरीदते हैं या आगे भी इसके सब डीलर हैं, कैसे चलता है ये? ऐसे है जी, जिनके पास मशीनें हैं पराली बनाने वाली, ये गांठ बनती है, वो हमारे पास फिर भेजता है। वो किसान से मतलब कि उनकी ज़मीन में बना लेते हैं, उसके बाद हमें ये सप्लाई करते हैं जी। अच्छा, क्या वजह है, क्योंकि आप भी आपकी अपनी फैक्ट्री है ये, है ना, तो क्या वजह है कि किसान जलाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि आप भी तो खरीद ही रहे हैं, कुछ और भी विकल्प हो सकते हैं? नहीं, ये ऐसे है जी बात का मतलब कि किसान जो मतलब कि हमारे पास तो इतनी खपत नहीं है इसकी, 1500-2000 क्विंटल है, क्योंकि किसानों के पास तो टनों के हिसाब से पराली है जी। अब सारी बातें सुनकर ये समझ में आता है कि किसान से पराली खरीदने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। थोड़े बहुत किसानों की पराली बिक पाती है। डिकम्पोजर से पराली के खेत में खत्म होने में 15 से 20 दिन से ज्यादा वक्त लगता है और किसान इतना इंतजार नहीं कर सकते। किसान पराली काटें तो खर्चा बहुत होता है, बिकती कम पैसे में है, इसलिए वो एक रास्ता निकाल लेते हैं कि कुछ ही घंटों में खेत खाली करने के लिए आग लगा देते हैं। अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे किसानों का भी घाटा ना हो और पर्यावरण का नुकसान ना हो, क्योंकि ये बात तो किसान भी जानते हैं कि पराली पंजाब में जले, हरियाणा में जले, यूपी में या फिर दिल्ली में हवा में धुआं होगा, जहरीली गैस होगी, तो इसका असर सिर्फ दिल्ली के लोगों पर नहीं पड़ेगा, दम तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी लोगों का घुटेगा। किसानों के बच्चों भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए अगर किसानों को समझाया जाए, उन्हें बेहतर मुआवजा दिया जाए, तो शायद पराली की समस्या हल हो जाए। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल के एमपी हरसिमरत कौर बादल के काफिले पर हमला हुआ है। हरसिमरत कौर के काफिले में शामिल अकाली नेता बरदेव सिंह नोनी मान की कार में तोड़फोड़ की गई। यह हमला फिरोजपुर के गुरु हरसराय में किया गया है। अकाली नेता नोनी मान की गाड़ी को हमलावरों ने सरिये से बुरी तरह तोड़ डाला। गुरु हरसराय के बाजार में जैसे ही हरसिमरत कौर का काफिला पहुंचा, काफिले में शामिल नोनी मान की गाड़ी पर हमला हुआ। कार में सवार अकाली दल के नेताओं को काफी चोटें आई हैं। हरसिमरत कौर बादल फिरोजपुर के अंध विद्यालय में शामिल होने गई थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अकाली दल के नेता जमात से निकल रहे थे, तब यह हमला हुआ। अफगानिस्तान के मामले में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा दिखाई दिया। अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी देशों के अलावा रूस और ईरान भी भारत के साथ खड़े हो गए। आज दिल्ली में
इंडिया ने अफगानिस्तान के 7 पड़ोसी देशों की मीटिंग की मेजबानी की थी। ये मीटिंग भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने बुलाई थी। इसमें ईरान और रूस के साथ कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मिलिट्री एडवाइजर भी शामिल हुए। असल में यह रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान पर होना इसलिए जरूरी था जिससे तालिबान को लेकर सभी लाइक माइंडेड देश एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बना लें। आज इस मीटिंग में यह तय किया गया कि तालिबान के शासन को, वहां की सरकार को तब तक मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब तक अफगानिस्तान की नई सरकार में वहां के सभी वर्गों को शामिल न किया जाए। वैसे तो मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने तो साफ मना कर दिया। लेकिन चीन ने पहले से तय कार्यक्रम का हवाला देकर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। लेकिन चाइना ने यह भी साफ किया कि मीटिंग में जो भी फैसला होगा चीन उसको सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग में आए सभी देशों के अधिकारियों से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर फैसला यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में हो, टेरर और ड्रग ट्रेड रोकने को प्रायोरिटी दी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।